हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं एनआईओएस बुक की समरी को, और इस क्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं पाठ्यक्रम 501 का ब्लॉक 2। और ब्लॉक 2 में आज हमारा टॉपिक है इकाई 7 यानी कि यूनिट 7 के बारे में बात करेंगे। आज हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 501 का ब्लॉक 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस 501 में टोटल 10 यूनिट हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस यूनिट का नाम जानते हैं। यूनिट का नाम है सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन, यानी कि किस तरीके से शिक्षा का आयोजन कराया जाएगा और उसके मैनेजमेंट की बात कही जाएगी, ये बात है। आपने टॉपिक जो हैं आज के उनको चलिए देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किस तरीके से, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत प्रणालियां, इसके बारे में जानेंगे। विकेंद्रीकरण का भारत का अनुभव, सूक्ष्म स्तर पर आयोजन, डीईओ डीआरसी और आपका बीईओ जो बीआरसी, सीईओ सीआरसी, ये जो संस्थाएं थी, संस्थाओं के बारे में डाइट बीआरसी सीआरसी इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं इन संस्थाओं के, इनके बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे कि इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या इनके कर्तव्य हैं। प्रारंभिक शिक्षा में अभिशासन तथा प्रबंधन संबंधी समस्याएं और विषयों के बारे में जानेंगे। विद्यालय प्रबंधन बनाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रभावी प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए नेटवर्किंग, स्कूल नेट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। स्कूल नेट के कार्य क्या है, इस बारे में। तो आज का ये हमारा कंप्लीट ये जो टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए टॉपिक आता है सबसे पहला, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। तो जान लेते हैं केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत प्रणालियां। किसी केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली में अधिकांश निर्णयन, मॉनिटरन तथा प्रबंधन प्रकार्य राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के हाथ में होते हैं तथा राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के हाथ में संकेंद्रित होते हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें शिक्षा प्रणाली के सभी पक्षों का नियमन करती हैं, उनका नियंत्रण करती हैं या व्यवस्था करते हैं, वे ही नीति निर्धारण करती हैं और प्रबंधन कार्य संपादित कर रही हैं। केंद्रीकरण से तात्पर्य कि पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति के, मतलब एक ही संस्था के हाथ में पूरा का पूरा क्या होना, मेन मॉनिटरिंग होना, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, सभी चीजें। तो सेंट्रल लेवल पर जैसे अगर हम बात करें, इस लेवल के लिए काम करते हैं, जैसे एनसीईआरटी कार्य करता है। इस स्टेट लेवल पर जो कार्य करता है वो एससीईआरटी कार्य करता है। जितने भी समस्त डिसीजंस होंगे वो यही लेंगे। ठीक है, और भी इसके अंदर आ जाते हैं कार्य, जैसे कि अध्यापकों को वेतन देना, सेवा पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या का निर्माण, अधिगम का न्यूनतम स्तर आदि चीजें। ठीक है, इसके विपरीत ये तो बात हो गई केंद्रीकृत, जब किसी एक ही संस्था पूरी की पूरी सभी चीजों को हैंडल करती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकृत क्या होता है, प्रणाली में स्थानीय, जिला, गांव के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। यद्यपि इस संबंध में कुछ सीमित नियंत्रण केंद्रीय या राज्य जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है। व्यवहार रूप में प्राथमिक शिक्षा प्रणालियों में केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत दोनों प्रणालियां कार्य करती हैं। और क्या होगा विकेंद्रीकरण में, आप आगे देखेंगे तो क्या होगा, ये जो उत्तरदायित्व है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो धीरे 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 क्या होती चली जाती हैं, संस्थागत तरीके से डिलीवर हो जाती है, मतलब बट जाता है ये कार्यभार। निर्णय प्रक्रिया का फोकस धीरे धीरे राज्य से जिला, उपजिला तथा समुदाय स्तर पर लाकर देश विकेंद्रीकृत प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। देखिए, हम बात कर रहे थे जैसे राज्य से जिला स्तर के लिए होती है, जिला स्तर से समुदाय स्तर तक के लिए चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में निष्पक्षता तथा समावेशित सुनिश्चित करना है। तो पूछा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा में निष्पक्षता तथा समावेशन सुनिश्चित करना है। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण तथा प्रबंधन का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्थापित एक लक्ष्य है। शिक्षा नीति की यह धारणा रही कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति, विलेज एजुकेशन कमिटी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से समुदाय का हस्तक्षेप हो। तो जो हमारी द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, इसमें क्या किया गया, मेन चीज है प्राइमरी एजुकेशन के विकेंद्रीकरण और मैनेजमेंट के लिए इसमें ये सलाह दी गई थी कि
जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन जो है वो ग्रामीण स्तर तक, समुदाय स्तर तक उन्हीं लोगों के हाथ में हो और उनका बाकायदा इसमें क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हो। ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन 1992 ने प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर नियमित रूप से दृष्टि रखने की प्रक्रिया के रूप में सूक्ष्म योगदान आयोजन पर बल दिया। पीओए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी था कि प्रत्येक बच्चे अपनी पसंद के स्थान पर अपनी पढ़ाई करें और कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करें। तो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, इस पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे लगातार 2 से 3 टॉपिक पूरे के पूरे इसी पर चल रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण पर। और इसमें मुख्यतः हम जिन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि तो जो शिक्षा की क्वालिटी है वो बेस्ट हो, दूसरा बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा को क्या करे, कंप्लीट करे, और दूसरा ये जो जातिगत भेदभाव है और SC ST के बच्चे हुए, महिलाएं हुई, जेंडर भेदभाव हुआ, ये सभी भेदभावों को हटाकर बच्चे को निष्पक्ष रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पीओए यानी प्लान ऑफ एक्शन का उद्देश्य यह था कि बच्चे अपनी पसंद के स्थान पर पढ़ाई करें और कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करें। तो प्लान ऑफ एक्शन था 1992। ठीक है। चलिए विकेंद्रीकरण पर भारत का अनुभव जानते हैं कि विकेंद्रीकरण पर भारत का अनुभव क्या था। अब देखिए, एक ये पॉइंट है वैसे तो, अगर इसकी बात करें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का एक सामान्य सा अर्थ मैं बता दूं आपको कि वास्तव में होता क्या है। केंद्रीकरण से तात्पर्य है कि जहां पर किसी भी एक बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित करें, मतलब एक ही बिंदु पर ध्यान दें, किसी चीज की एक विशेषता के बारे में जानें, बाकी की उसकी और अदर क्या क्वालिटीज है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो क्या है, केंद्रीकरण है। क्योंकि आप केवल और केवल किसी भी वस्तु की एक ही विशेषता पर फोकस कर रहे हैं। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि इस किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की कोई तमाम विशेषताएं हैं, आप एक विशेषता पर फोकस ना करते हुए उन तमाम सभी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, तो वो क्या होगा, विकेंद्रीकरण। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि केंद्रीकरण की बात ये हो रही है कि केवल और केवल क्या है कि एक ही कमेटी कहें या एक ही संस्था कहें जिसके हाथ में पूरा का पूरा मेन रेगुलेटिंग होना। और विकेंद्रीकरण में क्या होगा कि जो रेगुलेटिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उसको क्या कर देना, बांट देना। ठीक है। तो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं दोनों जगह पर। विकेंद्रीकरण पर भारत का अनुभव, आप इस बात से सहमत होंगे कि कोई शिक्षा प्रणाली उस समाज जिसका वह भाग है उससे अलग कार्य नहीं कर सकती। हमारी सामाजिक व्यवस्था वर्ग, जाति, जेंडर तथा धर्म के आधार पर बहुत से स्तरों में बटी हुई है। बिल्कुल सभी को पता है। व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या जो समाज के सुविधा वंचित वर्गों की श्रेणी में आती है, के पास आश्रय, जल, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिना से बेसिक शिक्षा प्राप्त किए भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे समाज का आज भी लगभग हम बात करें करीबन 25% 26% हिस्सा ऐसा है जिसको जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो तो प्राप्त हो ही नहीं पा रही है। और प्रारंभिक शिक्षा तो छोड़िए, बेसिक जो नीड्स है व्यक्ति के, रोटी कपड़ा मकान, ये भी व्यक्ति को क्या नहीं हो पा रही है, मुहैया नहीं हो पा रही है। ठीक है। इस चीज के लिए पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो आया था हमारे भारतीय संविधान में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसमें स्थानीय स्वशासन के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया, यानी कि पंचायत स्तर, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत ये बाकायदा इसमें ऐड हुई हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हुई, तो समेकित बाल विकास योजना जो ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अनुभव ने दर्शाया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे सुविधा वंचित और असुरक्षित बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने में स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये जो समेकित बाल विकास योजना बनी थी, इसमें कहा गया कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, अगर इनकी हेल्थ में इनको और इनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी सुधार लाना चाह रहे हैं तो इसमें बाकायदा लोगों का पार्टिसिपेशन, जो लोकल लोग हैं, मतलब जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे नवंबर 1994 में आरंभ किया गया था, इतना सफल रहा था कि सरकार ने यूई के लिए देश भर में DPEP कार्यनीति को संचालित करने का फैसला ले लिया। इसमें बाकायदा लोगों का पार्टिसिपेशन रखा गया और ये स्कीम सक्सेस रही गवर्नमेंट की, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और इसको देश भर में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। डाइट के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है को अपने अपने राज्यों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की विकास की योजना बनाने के लिए मुख्य दायित्व दिया गया है।
यही संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पर नजर रखने और समन्वय करने के लिए अंतर रूप से उत्तरदायी हैं। तो डाइट क्या कार्य करती है? जिला स्तर पर शिक्षा के जो भी प्लान स्कीम्स आती हैं और प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होते हैं उनको क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन का काम कराती है डाइट। ठीक है, जिला स्तर पर हर राज्य सरकार के हर जिले में अपनी अपनी डाइट होते हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि आईसीडीएस विद्यालय पूर्व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदाय के समर्थन पर निर्भर करता है। स्थानीय समुदाय के सम्मिलित होने के कारण ही आईसीडीएस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में से एक माना गया। तो आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि आईसीडीएस का मुख्य कार्य रखा क्या गया था। तो आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि विद्यालय पूर्व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए, और ये बहुत ही सक्सेस गवर्नमेंट की स्कीम रही और इसको इंटरनेशनल लेवल पर बाकायदा सराहा गया था। स्थानीय समुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों को सम्मिलित करना अनिवार्य है। अगर आप लोकल जो कम्युनिटी है उसका अगर आप सहयोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम एजेंसियों की सम्मिलित करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, इसको शामिल कर सकते हैं, ग्राम शहरी वार्ड और स्लम एरियाज जो हैं इनके लिए शिक्षा समिति हैं उनको शामिल कर सकते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ, माँ अध्यापिका संघ, जनजातीय स्वायत्त विकास समितियां। अगर इन एजेंसियों को आप शामिल कर लेते हैं तो बाकायदा लोकल जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्प आपको अच्छे से मिल पाएगी। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, तो इससे पहले के वीडियो में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कब चालू हुआ और कितने वर्ष तक के लिए, यानी कि 2010 तक के लिए टारगेट रखा गया, कितने वर्ष के अंदर हमें ये चीज़ें अचीव करनी है। अच्छा, मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं क्या भूल जाता हूँ चीज़ों, जरा आप ही बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि चलो 2 लेटर तो मैंने बता दिए, पीछे के मुझे याद नहीं आ रहे, आप बताओगे ना, ऐसा शायद पढ़ा है आपने। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताना इसको। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के 2 पहलू हैं। यह प्रारंभिक शिक्षा संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करता है, और देश भर में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण पक्षों को बल प्रदान करने के लिए यह एक विशेष बजट प्रावधानों समेत एक कार्यक्रम है। ठीक है, मेन इसका जो फोकस है वो प्राइमरी एजुकेशन पे था कि हर व्यक्ति तक कम से कम प्रारंभिक शिक्षा पहुंचे। सूक्ष्म स्तर पर आयोजन और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का अभाव विभिन्न विकास योजनाओं के असफल कार्यान्वयन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, अगर आप उसमें लोकल लोगों का सहयोग नहीं लोगे ना तो वो स्कीम जीवन में सफल नहीं हो सकती। लोगों का आप पार्टिसिपेशन रखिए, लोगों की उसमें सलाह मशवरा रखिए और बाकायदा उसको आप लागू करवाने के लिए लोगों का साथ लीजिए, तो वो बहुत जल्दी से क्या होती है, मतलब उसके असर दिखते हैं। पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही सदैव इस बात पर बल दिया गया कि योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों का निकट सहयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। ऐसा माना गया कि स्थानीय व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन के बिना स्थानीय स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना संभव नहीं होगा। तो भैया अगर बात करते हैं कि किसी भी गांव की बात कर लीजिए, किसी भी कॉलोनी की बात कर लीजिए, यहाँ पर क्या कमी है, किन किन चीज़ों को मतलब यहाँ पर आवश्यकता है, क्या चीज़ यहाँ की अच्छी है, इन समस्त चीज़ों की जानकारी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है अगर वो डायरेक्ट पता लगाना चाहें जीवन में नहीं लगा सकते, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को अगर आप साथ में लेकर नहीं चलेंगे, अगर उनसे पता लगाओगे कि हाँ बताइए क्या क्या समस्या है, तो वो बताएंगे ये समस्या है, वो कहेंगे यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है हमारे गाँव की, तो ये चीज़ बेस्ट है। तो लोगों का बाकायदा पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, और लोगों के पार्टिसिपेशन की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को तृणमूल स्तर पर आयोजन का नाम दिया गया, दूसरे शब्दों में सूक्ष्म आयोजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्या मिलता है हमें काम की चीज। समुदाय स्वामित्व, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय उस निवास स्थल में रहने वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है, यह आवश्यक है कि उस गांव के रहने वाले निवासी सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का स्वामित्व उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। एक अकेले अध्यापक के लिए संभव नहीं है कि वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे सके।
इस प्रक्रिया में सभी साझेदारों को जैसे महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों इत्यादि को सम्मिलित होना पड़ेगा। तो समुदाय के हाथ में जब स्वामित्व होगा, यानी कि अकेला टीचर सोचे कि मैं ही सब कुछ डेवलप कर दूंगा, मैं ही सब कुछ बेहतर कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे चीज़ों में, माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे, लोकल कम्युनिटी के लोग जो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो किसी भी जो प्रारंभिक शिक्षा हो उसको बेहतर किया ही नहीं जा सकता। तो इसमें किस किस का सहयोग ले सकते हैं हम? महिला समूह जो हुई, ग्राम शिक्षा समिति हुई, पंचायती राज संस्थाएं हुई, इनका सपोर्ट ले सकते हैं बाकायदा। यानी कि मुख्य स्वामित्व तो किसके हाथ में सौंप दो? समुदाय के हाथ में। तो वो अपनी जिम्मेदारी मानेंगे और बाकायदा इस चीज को क्या है, निभाएंगे। सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को सम्मिलित करने के विभिन्न चरण, तो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। समुदाय का सशक्तिकरण, तो इसमें आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से समुदाय को अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। सरकार का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके नियमों के बारे में बताने के लिए कम्युनिटी पर अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस ऐसे अभियान चलाइए जिससे लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले वास्तव में शिक्षा की अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है। इसके अतिरिक्त इन अभियानों से लोग अपनी भूमिकाओं और दायित्वों से प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत हो जाएंगे। तो बच्चों को बताइए कि बाकायदा कि ऐसे ऐसे हमारे तमाम प्रकार की सरकार के द्वारा स्कीम चल रही है, जिनसे आप लोगों के विकास के लिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आयोजित किए जा रहे हैं। मतलब आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो तमाम प्रकार की ऐसी स्कीम्स हैं। ठीक है, अगला नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वो उन चीज़ों के सांस्कृतिक कार्यक्रम चला सकते हैं, बाल शिशु मेला लगा सकते हैं, किशोरी मेला लगा सकते हैं, इनके द्वारा लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। आयोजन दलों की पहचान, तो यूई के प्रत्येक पक्ष पर अच्छी प्रकार सोचने और संगत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आभ्यंतर यानी कि दल बनाने की आवश्यकता है, जिसमें समुदाय में स्वामित्व की भावना भी जागेगी और उनका सहयोग भी मिलेगा और वे मुख्य स्टेक होल्डर के रूप में सम्मिलित होकर उद्देश्य निर्धारित करने और प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने में सकारात्मक योगदान करेंगे। जो भी आप आयोजन दल बना रहे हैं, बाकायदा लोगों में उसकी मतलब भूमिका रखिए बाकायदा लोगों की, और लोगों को उसमें शामिल कीजिए, लोगों से बाकायदा उस चीज़ के ऊपर सलाह लीजिए, तो लोग उसको अपनी जिम्मेदारी मानेंगे। ठीक है, और जो भी आप दल बना रहे हैं, इस दल में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं और कुछ राजनीतिक रूप से जागरूक लोग और कुछ ऐसे लोग जिनके पास विचार हैं और वे सामाजिक कार्य करने के इच्छुक हैं, कुछ जो अपनी सुविज्ञता यानी एक्सपर्टीज देना चाहते हैं, स्त्रियां तथा अल्पसंख्यक, शिक्षित परंतु बेरोजगार व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो जो भी कम्युनिटी बना रहे हैं उसमें इस तरीके से लोगों को शामिल कीजिए। आभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण, तो आयोजन की गुणवत्ता आभ्यंतर आयोजन दल की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रस्तावित योजनाएं जिला स्तर पर प्रायोगिक हों जिन्हें पूरा किया जा सके। समस्त आयोजन प्रक्रिया सहभागी होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षिक विकास के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाए। और इस आभ्यंतर आयोजन दल का कार्य होगा विद्यालय विकास योजनाओं को संगठित करना। इस दल से यह अपेक्षा है कि यह विद्यालय की आवश्यकताओं को ग्राम स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा, गांव की आवश्यकताओं को ब्लॉक स्तर पर तथा ब्लॉक की आवश्यकताओं को सही ढंग से जिला स्तर पर प्रस्तुत करेगा। तो क्या क्या नीड है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं विद्यालय में, ये जो अभ्यंतर आयोजन दल बनाया जाएगा, ये बाकायदा जो भी समस्या है ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इनको क्या करेगा, बाकायदा सही तरीके से उन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उन मुद्दों की पहचान करना जिनसे निपटने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे तमाम चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो स्कीम्स है या प्लान्स हैं वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहे, तो उसमें बाकायदा संशोधन के या हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे प्रशासन संबंधी हो सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसमें, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। नीति में परिवर्तन लाने वाले हो सकते हैं, जो भी नीति बनाई गई है, पॉलिसीज बनाई गई उसमें चेंज कर सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए निर्धारित मापदंडों का अपडेट यानी कि पुराना डाटा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए वो चीज़ लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे हो सकते हैं जिनका निपटारा सहयोगात्मक ढंग से किया जाए। तमाम ऐसी चीज़ें जो फंसी हुई हैं विवादों में किसी तरीके से, तो आप एक दूसरे का सपोर्ट ले सकते हैं, या मतलब आपके पास ऐसी थॉट्स नहीं है, विचार नहीं है जिसकी वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, निपटा नहीं पा रहे, तो लोगों का कोऑर्डिनेशन लीजिए, सपोर्ट लीजिए। ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए जिला या राज्य अधिकारी की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें क्या है संशोधन की आवश्यकता अगर पड़ती है, लगता है सचिव किया जाए तो सचिव कर सकते हैं।
आंकड़ों की आवश्यकता तथा उनके स्रोत। तो सभी योजनाएं समयबद्ध होती हैं जिसमें विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट आदेश होते हैं। जो भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, बाकायदा जो भी चाहे 5 ईयर प्लान्स की बात करें या कोई भी स्कीम आती है, उसमें स्पेशली टारगेट रखा जाता है कि इतने वर्ष के अंदर हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, और बाकायदा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा फोकस किया जाता है। सूक्ष्म आयोजन अभ्यास। तो जब हमने आभ्यंतर आयोजन टीम, अभी पढ़ा था हमने, आभ्यंतर आयोजन टीम का गठन कर लिया होता है और उनकी क्षमता निर्माण प्रक्रिया भी पूरी कर ली होती है और सचिव कार्यनीतियों पर भी सहमति हो गई है, उसके बाद आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं, तब सूक्ष्म आयोजन अभ्यास आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म आयोजन अभ्यास पर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं इस अभ्यास में, निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि पंजीयन पर, ड्रॉप आउट रेट जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, अवधारणा पर, बच्चों के उत्तीर्ण दरों पर और बच्चों की कैटेगरी, अध्यापक अधिवेता अनुपातों पर लक्ष्य स्थापित करना, ये तमाम चीजों पर सूक्ष्म आयोजन जो अभ्यास है वो आरंभ किया जाता है। संपादित किए जाने वाले कार्य क्रियाकलाप पर निर्णय लेना, क्रियाकलाप को अनुक्रमित करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए चरणों का निर्धारण करना, आवश्यक समय का आकलन करना, प्रत्येक मद के लिए इतना इतना खर्च है उसका अनुमान लगाना, योजना प्रस्ताव तैयार करना, तो ये तमाम कार्य हो सकते हैं। चलिए, यह आवश्यक नहीं है कि समस्त अध्यापन अधिगम केवल कक्षा में घटित हो। कई बार यह अधिक सार्थक होगा कि यदि आप बच्चों को बाहर प्रकृति के संसर्ग में ले जाएं और वहां पर जाकर जैव विविधता पर एक पाठ पढ़ाएं। ऐसी क्रियाओं के लिए बहुधा बजट प्रावधान होना आवश्यक है, इसे शिक्षा प्रस्ताव योजना में सम्मिलित करना होगा। तो मतलब क्लास में पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप बच्चों को प्रैक्टिकली किसी चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, जैसे आप बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं और बाहर जाकर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक टॉपिक पढ़ाया, तो इसके लिए बाकायदा क्या है, पैसे की नीड होगी, कहीं ना कहीं बच्चों को ले जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक बजट बनाया जाए। तो इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, जो शिक्षा योजना है उसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों के ये नहीं है कि केवल और केवल मानसिक विकास ही करना है आपको, केवल ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है, ठीक है, और बच्चों के या हम कहें चहुमुखी विकास पर फोकस करना है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय में खेलकूद आयोजित कराए जा सकते हैं, योग कराया जा सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परियोजना कार्य, क्रिया आधारित अधिगम, जीवन कौशल आदि कार्यक्रम क्या किए जा सकते हैं, संचालित किए जा सकते हैं, ठीक है। विद्यालय में किए जाने वाले निर्माण कार्यों का फोकस बाल अनुकूलन विद्यालय परियोजना निर्मित करना है। विद्यालय ऐसी जमीन पर होना चाहिए, यानी कि जो स्कूल की जो स्ट्रक्चर बनता है ना, स्कूल की जो बिल्डिंग बनती है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो स्कूल की बिल्डिंग मतलब एक सीधी समतल जगह पर हो, मतलब जहाँ पर लोग प्रॉपर तरीके से क्या है ट्रांसपोर्टेशन हो, लोग अच्छे से आ जा सकें, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर स्कूल नहीं स्थित हो कि रास्ता ही बेकार है वहाँ का। जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया है, स्कूल का भवन जो डिज़ाइन किया गया है वो अच्छे तरीके से आकर्षक हो, बाकायदा जो कमरे हैं स्कूल के विद्यालय के अंदर उसमें बाकायदा प्रकाश की व्यवस्था हो, अच्छे से लोगों के लिए आने और जाने के लिए निकास हो प्रॉपर, उसमें बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसमें पानी वगैरह की और ये तमाम व्यवस्थाएं उसके लिए हों। तो ये बात कही गई और ये तमाम चीज़ें ही जब जो मानक है ना, इससे स्टार्टिंग में बाकायदा हमने बात भी की थी कि किसी भी स्कूल को जब मान्यता मिलती है तो उसके लिए सरकार के द्वारा तमाम मानक तय किए गए हैं। जब कोई भी विद्यालय इन तमाम मानकों को फॉलो करता है तभी जाकर उसके स्कूल को क्या मिलती है, मान्यता मिलती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, उसमें और आगे क्या चीज़ें मिलती हैं। अब ये तमाम टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट तो ज़्यादा हमारे काम के नहीं है, ठीक है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। समरी का मतलब ही यही है कि जो क्वालिटी है, जो क्रीम्स है, केवल हम उस पर ही फोकस किया जाए। बाकी का मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि रीड करना चाहते हैं कि सर नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, हम तो पूरी की पूरी रीड करेंगे, तो बाकायदा NOS की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, ठीक है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है भाई। बाकी का देखिए, ये जो संस्थाएं हमने बात की थी, जैसे डाइट की बात की थी आपसे, BRC की बात की थी, CRC की बात की थी, इन तमाम संस्थाओं के लिए अधिकारी होते हैं बाकायदा, और अधिकारी इनका क्या करते हैं, जो सरकार के द्वारा स्कीम्स आती हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि DEO के कार्य क्या होंगे, DRC के कार्य क्या होंगे, जो BRC ऑफिस का BEO हेड होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और CO के क्या कार्य होंगे, इनकी भूमिका और कर्तव्यों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है।
तो जिला स्तर पर बात कर रहे हैं तो जिला स्तर पर जिला प्रारंभिक शिक्षा यानी कि डीईओ तथा इसके अधीनस्थ अधिकारियों को आयोजक, परिपालक, समन्वयक तथा मॉनिटर सभी के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। मतलब एक मुख्य प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड एक मुख्य अधिकारी होता है, जैसे हम डीईओ कहते हैं जिला स्तर पर जो होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंडर में कई और कर्मचारी भी कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसे ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें बच्चे अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकें। सभी गांवों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की सुविधाओं की उपलब्धता निश्चित करना। सभी विद्यालय आयु के बच्चों के लिए निकटवर्ती स्थान पर शिक्षा के लिए भौतिक और सामाजिक अभिगम्यता सुनिश्चित करना। ऐसे कदम उठाना जिससे सभी बच्चों को विद्यालय नहीं जाते वे विद्यालय में आने लग जाएं और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। क्योंकि भैया आपकी पोस्ट भी बड़ी है, आप जिला लेवल पर चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप इन चीज़ों पर कार्य करें और उसके कार्य तय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि उन सभी बच्चों को यदि आवश्यकता हो तो हॉस्टल की सुविधा प्रदान कराई जाए। बच्चों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की जन्म तिथि पंजीकृत करने के लिए अभियान चलाना। विद्यालय में जो अध्यापकों के जो पद हैं, पोस्ट हैं जो रिक्त पड़ी हुई हैं, उनके लिए बाकायदा कार्य करना। मतलब उनको बाकायदा ऊपर के लिए भेजना कि भैया टीचरों की कमी है जिसकी वजह से बच्चे शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही बच्चों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अरे चलिए, जहां आवश्यकता हो अध्यापक प्रशिक्षण तथा आधारभूत सुविधाओं का प्रबंध कराना। जहां नीड है कि टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने, तो ये भी आपकी ड्यूटी बनती है। विभिन्न विद्यालय प्रबंधन समितियों की क्षमता का विकास करना, अध्यापकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षिक स्तर तथा अध्यापन अधिगम सामग्री की उपलब्धता को मॉनिटर करना, लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधाएं प्रदान करना। ऐसे बच्चे जो कि दूर स्थान से आते हैं, वहां पर विद्यालय बनना संभव नहीं है, उनके लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अध्यापन अधिगम सामग्री और अन्य उपकरण विद्यालय में हैं कि नहीं है, इस बात की सुनिश्चितता करना। ये तमाम कार्य होते हैं किसके, डीईओ के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और बाकायदा इसके लिए एक शिकायत वगैरह कोई है तो उसके लिए कमेटी स्थापित कर दीजिए। तो बाकायदा उसके लिए एक शिकायत कमेटी बना दी आपने, तो जो भी शिकायतें होंगी वो आप तक आ जाएंगी। यह सुनिश्चित करना कि केवल वार्षिक परीक्षाएं ही नहीं होती हैं, कोई बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होता है, कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है और किसी भी प्रकार से बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं होता है। आपको इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है कि बच्चे के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उसे फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं दिया जा रहा, कोई भी बच्चे को फेल तो नहीं किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालयों, गांवों, खंडों द्वारा तैयार किए गए योजना प्रस्तावों का संगठित करता है और एक जिला योजना तैयार करता है। ठीक है, तो जिला योजना एक पूरी का पूरा प्लान तैयार करता है। चलिए, एक पॉइंट है विद्यालय मानचित्रण। तो विद्यालय मानचित्रण क्या है, तो विद्यालय मानचित्रण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं, जैसे कि गांव में परियोजना निर्माण, गांव शिक्षा समिति का निर्माण, विशेषतः विद्यालय मानचित्रण के लिए गांव शिक्षा समिति के सदस्यों को विद्यालय मानचित्रण प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, गांव का एक मानचित्र बनाना, परिवारों का सर्वे करना, अंतिम मानचित्र बनाना और प्रत्येक घर के परिवार के जो बच्चे हैं उनकी संख्या और उसकी पंजीयन स्थिति दर्शाई गई हो, गांव शिक्षा रजिस्टर तैयार करना, लोगों के सुझाव एकत्रित करना, ये तमाम कार्य है। और विद्यालय मानचित्रण तैयार करने में जिला संसाधन केंद्र यानी कि डीआरसी आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की योजना जिला स्तर पर यूई की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आयोजन के लिए संसाधन कार्य। तो डाइट तथा डीपीईपी के पास एक एक आयोजन तथा प्रबंधन इकाई होती है और इस इकाई का मुख्य कार्य जिला परिप्रेक्ष्य तथा वार्षिक योजना बनाना है। तो पूरी की पूरी वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं बाकायदा। जो सीआरसी होते हैं और जो बीआरसी होते हैं, इनसे अपेक्षा है कि ये वार्षिक तथा परिप्रेक्ष्य शिक्षा विकास योजनाओं के बनाने में
विद्यालय स्तर पर अध्यापकों की और ग्राम पंचायत के स्टाफ की तथा पंचायत समिति की सहायता कर सकते हैं बाकायदा, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट हैं बाकायदा, और इन पर क्या है, ये जो भी प्लान्स जो भी स्कीम्स बनाई जा रही हैं उनमें ये इनकी हेल्प कर सकते हैं। जिला योजनाओं का मूल्य निर्धारण। जिला योजना को इससे पूर्व इसे अंतिम रूप दिया जाए एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है जिसे मूल्य निर्धारण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के पश्चात प्रारूप योजनाओं का राज्य सरकार के शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, बाल और महिला विकास विभागों द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। जो भी मूल्य निर्धारण किए गए हैं, जो भी चीजें बनाई गई हैं, उनका इन तमाम डिपार्टमेंटों द्वारा क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि ये इन चीजों में कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें और ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बीआरसी के क्या काम होंगे। तो खंड शिक्षा अधिकारी और इसका स्टाफ खंड संसाधन केंद्र बीआरसी के रूप में कार्य करते हैं। खंड संसाधन केंद्र से यह अपेक्षा है कि यह प्रतिवर्ष नई अध्यापन अधिगम सामग्री के निर्माण में प्रत्येक विद्यालय की क्या करेगा, सहायता करेगा। ये किसके काम है, ये बीआरसी का काम है। सीआरसी का क्या काम है, इसके अतिरिक्त कई संकुल संसाधन केंद्र यानी कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसी भी होते हैं, और ये संभवतः प्रत्येक 15 गांवों पर एक खंड संसाधन केंद्र तथा संकुल संसाधन केंद्र के स्टाफ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक मास प्रत्येक विद्यालय का एक बार दौरा करेगा और अध्यापकों की पाठ्यचर्यात्मक सहारा प्रदान करेगा। स्कूलों में देखेगा कि बाकायदा सही तरीके से शिक्षा का आयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अध्यापकों को क्या क्या चीज़ों की मतलब आवश्यकता है उनके लिए बाकायदा सपोर्ट करेगा। ठीक है, सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को प्रभावी रूप से पूरा करना केवल सरकारी संस्थाओं के बस की बात नहीं है, इसमें अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है, और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के कार्य में निजी संस्थाओं का साझेदार बनाने के लिए सरकार खुले दिल से राजी है। अगर हम बात करें तो सरकार यानी कि जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, तो इसमें केवल और केवल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल है वो केवल इस चीज़ को लागू कर जाए, मतलब इस चीज़ को पूरा करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए तमाम एनजीओ की क्या ली जा रही है, सहायता ली जा रही है। तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और लोगों को बाकायदा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप शिक्षा मतलब ग्रहण करिए। तमाम ऐसे संगठन हैं जो कुछ वर्षों से समाज विकास कार्य में लगे हुए थे, आज डे केयर सेंटर, चलते फिरते क्रैच, बालवाड़ी, चारवाहा विद्यालय, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं। और इन सभी संगठनों के साथ सरकार साझेदार के रूप में सामने आई है ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंचा जा सके जो विद्यालय नहीं आते हैं। तो एनजीओज के द्वारा काफ़ी बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ये जितने भी बालवाड़ी, चरवाहा विद्यालय, इनकी हमने बाकायदा बात भी की थी, जो पहले वाली वीडियो है इनमें ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाकायदा क्या करती है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जो भी संसाधनों की आवश्यकता है वो भी गवर्नमेंट इनको उपलब्ध करवाती है। ठीक है, विद्यालयों को मॉनिटर करना तथा पर्यवेक्षण यानी कि समुदाय की भूमिका की बात करेंगे। तो विद्यालयों के कार्य को मॉनिटर करने तथा पर्यवेक्षण में सबसे पहले किसकी भूमिका आती है, समुदाय की भूमिका आती है। और इस संदर्भ में ग्राम शिक्षा समितियां तथा समुदाय का कर्तव्य है कि वे विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को देखें और विद्यालयों का क्या करते रहें, पर्यवेक्षण करते रहें। और इन योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं कि नहीं आते हैं, लड़कियों और अन्य सुविधा वंचित समूहों की शिक्षा के संदर्भ में उनकी जो पंजीयन रेट है, रजिस्ट्रेशन रेट है, वो कितनी है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी भी जा रही है या नहीं दी जा रही है, विद्यालय का समय ग्राम शिक्षा समिति और माता पिता के परामर्श के आधार पर निश्चित किया जाता है, विद्यालय आधारित सुविधाओं का उपयोग ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कार्य होता है किसका, जो विद्यालय के अंदर जो समुदाय बनाया गया है, मतलब कम्युनिटी की भूमिका की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी, जो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी होता है, बीईओ होता है, उसकी भूमिका की बात कर रहे हैं। इसके क्या काम होते हैं, तो प्रत्येक विद्यालय बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों समेत जो भी विद्यालय उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनका दौरा करेगा, यानी कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों का क्या करेगा, दौरा करेगा।
इस दौरे की अवधि में विद्यालय भवन संरचना, विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, इन समस्त चीज़ों का निरीक्षण करेगा। विद्यालय में प्रॉपर तरीके से मिड डे मील बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रॉपर सही तरीके से साफ सफाई है कि नहीं है। ठीक है, इस भ्रमण जब वो वहाँ पर जाएगा, मतलब विद्यालयों में हर जगह जाएगा, वहाँ पर देखेगा और इन समस्त चीज़ों, जो जो कमियां हैं, जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, उन समस्त चीज़ों की जानकारी किसको देगा? अपने से ऊपर अपर शिक्षा अधिकारी को देगा, यानी कि जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसको देगा। क्षेत्र तथा विद्यालय के विषय में तमाम जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। SC ST के बच्चों से रिलेटेड डाटा जुटाया जाएगा। लड़के लड़कियों में कहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव हो रहा है, उन समस्त चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो जाती है, किसके कार्य हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO के कार्य हो जाते हैं। अभिशासन संबंधी समस्याएं, तो यह एक ऐसा रचना तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है जो सुनिश्चित कर सके कि बच्चे का विद्यालय में दाखिल होने का अधिकार परिपुष्ट रखा गया है। यह रचना तंत्र इतना सरल होना चाहिए कि जिसमें प्रत्येक विद्यालय के लिए अपनी प्रवेश संबंधी नीति का घोषित करना अनिवार्य हो और प्रत्येक विद्यालय से अपेक्षा है कि वह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे और बताए कि कितने आवेदन पत्र आए और कितने प्रवेश हो पाए स्कूलों में। यानी कि जो एडमिशन की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना होगा बाकायदा आपको, और पूरा का पूरा बताना होगा कि आपके स्कूल में पूरे ईयरली में मतलब कितने एडमिशन हुए, कितने आवेदन आए थे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बात हो रही है इसके अंदर, हालांकि ये कुछ खास पॉइंट मुझे लगा नहीं। अध्यापकों की भर्ती तथा प्रबंधन, तो क्या है, सरकार अध्यापकों की भर्ती कर सकती है। इस प्रक्रिया में समुदाय का भी अधिकार हो सकता है, और जो जो सरकार के द्वारा मानक तय किए गए कि भैया D.Ed होना जरूरी है, B.Ed होना जरूरी है, वो बाकायदा मानकों में कोई समझौता नहीं होगा कि आप कहें कि मैं से लोगों को ले लो ना, मानक जो तय किए गए हैं वो मानक पूरे होंगे बाकायदा। ठीक है, ये भी बात इसके अंदर कही गई। और महिलाओं के लिए एजुकेशन में बाकायदा 50% रिजर्वेशन की भी बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका, तो प्रत्येक विद्यालय में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6 महीनों के भीतर एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना पड़ता है, और इसकी अवधि जो होती है वो कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% सदस्य बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से चुने जाते हैं, और 25% सदस्य इस प्रकार चुने जाएंगे। इनमें से 1/3 जो सदस्य हैं वो स्थानीय अधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे। दूसरे 1/3 विद्यालय में से होंगे जिनका निर्णय विद्यालय के अध्यापक करेंगे। शेष 1/3 सदस्य स्थानीय शिक्षाविदों तथा विद्यालय के विद्यार्थियों में से होंगे जिनका निर्णय समिति के अभिभावक सदस्य लेंगे। और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाएं हैं, उनके बारे में आगे बात कही जा रही है कि क्या क्या इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है। तो बच्चों के अधिकारों की बाकायदा सुरक्षा करती है कि बच्चों को जो भी अधिकार हैं उनके, वो बाकायदा उनको सही तरीके से प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य और विकास का अधिकार, शिक्षा के लिए समान अवसरों का अधिकार, गुणवत्ता शिक्षा का अधिकार आदि। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में इससे पहले वाले शायद वीडियो में भी बात हो चुकी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक बालक नियमित रूप से विद्यालय जाए। इसका स्पष्ट निहितार्थ है कि बाल श्रम को जड़ से मिटा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, मतलब बाल श्रम जो है उसको समाप्त किया जाए और बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजने पर फोकस किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति को उन सरकारी विभागों के साथ भी कार्य करना होगा जिसका संबंध निःशक्त बच्चे यानी कि जो डिसेबल चाइल्ड हैं उनको शिक्षा या उन्हें संचालित देने में है। यह इसलिए है कि ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी क्या किए जाए, समान सुनिश्चित अवसर उन्हें मिल सके। इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को राज्य के ग्राम विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को घरेलू कामकाज तथा मजदूरी करने के दायित्वों से मुक्ति मिल जाए और वे विद्यालय जाने लग जाए। तो ये कार्य किसके बताए जा रहे हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, विद्यालय प्रबंधन समिति के ये मुख्य कार्य हैं जिन्हें वो लागू करवाने पर जोर देगी। ठीक है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत तो शारीरिक दंड से तथा दुराचार से भी सुरक्षा दी जाए कि उन्हें कहीं फिजिकल पनिशमेंट तो नहीं दिया जा रहा। इस चीज पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यालय प्रबंधन बनाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTEI एक्ट, जो हमारा RTE एक्ट है 2009, और स्कूल मैनेजमेंट जो है उसके मतलब वर्सेस में बात की गई कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के अंतर्गत विद्यालयों के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। एक सरकारी विद्यालय के
अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुई है, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर जो प्राइवेट स्कूल हैं जो कि स्थापित हुए हैं कब से, 2009 से पहले अगर स्थापित हुए हैं तो उन्हें क्या करना होगा, ये जो अधिनियम लागू हुआ है उसके 3 महीने के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को फॉर्म संख्या 1 पर निम्नलिखित मानदंडों और मानकों की शर्तों को पूरा करते हुए कहेगा कि मैं इन चीज़ों का घोषित करता हूं कि मेरे विद्यालय में ये समस्त चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें उसके विद्यालय में नहीं पाई जा सकती हैं, नहीं पाई गई, तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। तो बताया गया कि जैसे कि यह विद्यालय इस संस्था द्वारा बाकायदा चलाया जा रहा है, उसका नाम मेंशन करना है। विद्यालय और पर्टिकुलर जो विद्यालय चलाया जा रहा है वो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को लाभ देने के पर्पज से नहीं चलाया जा रहा है। विद्यालय भारतीय संविधान में जो भी नियम कानून तय किए गए हैं उनके अनुसार चलाया जा रहा है। विद्यालय के भवन और मैदान बाकायदा सही तरीके से बनाए गए हैं। विद्यालय का निरीक्षण किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा कराया जा सकता है। विद्यालय के पास जितने भी मानदंड हैं वह सभी पूरे हैं। तो इन समस्त चीज़ों की भी बात कही गई है। और बाकायदा इस चीज़ का क्या होता है, सर्वे होता है, बाकायदा सरकारी अधिकारी बाकायदा इस चीज़ के लिए जाते हैं और बाकायदा फिर उसे मान्यता प्रदान करते हैं। प्रभावी प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए नेटवर्किंग। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत से क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संघों को प्रकार्य संपन्न करने, समस्याओं को सुलझाने और उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा अविच्छिन्न रूप में उन्हें प्राप्त करने की योग्यता को क्या नाम दिया गया, क्षमता नाम दिया जाता है। क्षमता निर्माण या क्षमता विकास शब्दों का उपयोग मानव और संस्थागत क्षमता स्थापित करने के काम के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्षमता निर्माण में बात हो रही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का उपयुक्त उदाहरण क्या है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। जो विशेषता विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्री के लिए संगत है वह है जल, कृषि, पोषण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। तो आप उन्हें प्रशिक्षण देंगे, नई नई स्किल्स सिखाएंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है कार्य करने की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वकीकरण के प्रबंधन के लिए सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकियां आईसीटी वे प्रौद्योगिकियां हैं जिनका प्रयोग यूई के प्रभावी हस्तांतरण के लिए सूचनाओं के संप्रेषित करने तथा उत्पन्न करने, संचय करने, प्रबंध करने तथा बांटने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी को इसके अंदर शामिल किया गया। स्कूल नेट के लिए उपभोक्ताओं की सूचनाओं को ऑनलाइन संप्रेषित करने, सहयोग करने तथा विनिमय करने यानी कि आदान प्रदान करने की योग्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का संकेत कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो तथा दृश्य श्रव्य सामग्री और अन्य ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग नेटवर्क या इंटरनेट एक्सेस डिवाइसों के रूप में होता है की ओर है। तो यहाँ पर हम सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी से तात्पर्य क्या है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशंस के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन दे और कम्युनिकेशन जैसे कि इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीविजन, इन तमाम चीज़ों से ही तात्पर्य हमारा क्या है, सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी से। ठीक है, तो हर जगह जगह तक क्या है, इसको बाकायदा लागू कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी उपभोग के 3 चालक हैं। भाषा, उस भाषा के उपयोग की योग्यता जो व्यापक रूप से इंटरनेट पर प्रयोग होती है। साक्षरता, तो विशेष रूप से अध्ययन की संस्कृति तथा अधिगम यानी कि शैक्षिक उपलब्धि का स्तर। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपभोग के कितने चालक हैं, 3 चालक हैं। कौन कौन से, भाषा, साक्षरता तथा अधिगम। ठीक है, याद रखें। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी का विकास एक ऐसे वातावरण की रचना करेगा जिसमें व्यक्ति ज्ञान में साझेदारी करेगा और ज्यों-ज्यों इस ज्ञान का विभाजन होगा वह अधिक ज्ञान का सृजन होगा। तो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का मुख्य रोल क्या रखा गया कि एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेगा जिससे व्यक्ति एक दूसरे की नॉलेज को शेयर कर सकता है। जब नॉलेज शेयर होगी तो उसके अंदर में क्रिएटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है कि स्कूल नेट क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें मिल रही है ना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाया करो भाई।
स्कूल नेट विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रशासनिक एजेंसियां, अभिभावक और सामान्य जन इस परस्पर रूप से जुड़ जाते हैं और सूचना और संसाधनों का आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इंटरनेट जिस तरीके से आया तो जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं बाकायदा एक दूसरे से हम कनेक्टेड हो गए हैं। संक्षिप्त रूप में कहें तो स्कूल नेट शैक्षिक अधिकारिकी, विद्यालयों, अध्यापकों, अभिभावकों, समुदाय और विस्तृत शैक्षिक संसाधनों का क्या है, नेटवर्क है। यह शब्द स्कूल नेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सामान्य नाम है, जिसका प्रबंध विद्यालयी शिक्षा प्रशासन तंत्र का सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित ई प्रबंधन है, जो संगठनात्मक रूप से काफी रूप में पाए जाते हैं। एक स्कूल नेट किसी सरकारी विभाग में स्थापित कार्यक्रम हो सकता है, या एक एनजीओ या किसी निजी कंपनी या किसी विद्यालय में भी क्या हो सकता है, स्थापित हो सकता है। दूसरे शब्दों में स्कूल नेट को एक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में समझा जा सकता है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग को विकसित तथा समर्थित करना है। तो आप सीधे से शब्दों में कहें तो स्कूल नेट क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम आप जिसे समझ सकते हैं, जैसे स्कूल में क्या है, जो सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी है, आईसीटी है, उसका किस तरीके से उपयोग करना है, ठीक है, किस तरीके से लोगों में विकास करना है, इसके बारे में। स्कूल नेट के कार्य तथा सेवाएं, तो प्रौद्योगिकी सेवाएं, कनेक्टिविटी सेवाएं विद्यालयों के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए तथा सामान्य लोगों के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का कार्य करते हैं और विभिन्न संगठनों में साझेदारी सुगम बनाते हैं। विद्यालयों को उपयुक्त उपकरणों की आपूर्ति करना, विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रबंधन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्ध कराना, यानी कि मेन जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना स्कूल्स में, उसके ऊपर बात कही गई। प्रोजेक्टर क्लासेस दी जाती हैं आपको, वो भी इसी के अंदर ही आ रही हैं, है ना। मोबाइल फोन आ गया, आपके इसी के अंदर आ जाएंगे। आपको विषय वस्तु संबंधी सेवाएं, तो अध्यापकों तथा अध्येताओं को उपयुक्त इंटरनेट विषय वस्तु की निर्देशित करने के लिए पोर्टल साइट्स, बाकायदा गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल साइट्स बनाई गई, ऐप्स बनाए गए हैं। समृद्धि स्तर पर विषय वस्तु विकास, चलिए, सहयोगात्मक परियोजनाएं, प्रोफेशनल विकास, प्रयोगीकरण, नवाचार तथा समर्थन, विद्यालय और संसाधनों का प्रबंधन। स्कूल नेट एक शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली के रूप में तो सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकियों, विद्यालयों की कुशलता तथा अन्य विद्यालयों से डाटा संचयन की गति में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है और प्रशासनीय कार्यों में लगाई गई मेहनत को कम कर सकती है। ये स्वाभाविक बात है, जो काम व्यक्ति यानी कितने देर में करते हैं, लिखकर आप कोई भी चीज़ भेज रहे हैं मान के चलिए, और जहाँ पर अब कोई चीज़ होती है पहले पत्र से भेजा जाता है, अब डायरेक्ट क्या है, आपने चीज़ों को टाइप किया और डायरेक्ट आपने मेल कर दिया, तुरंत सेकंड्स में पहुँच जाती है, उधर सेकंड्स में फैक्स आ जाता है। तो इसी वजह से तो पॉसिबल हो पाया कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो तमाम प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट है, वो बेहतर हुआ, लोगों की मेहनत कम हुई, है ना। तो तमाम चीज़ें बाकायदा इससे सुधार हुआ है। जब विद्यालय परिवेश में स्कूल नेट आ जाता है तो उस परिवेश में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य के कौशल आते हैं, जैसे कि ईमेल भेजने की योग्यता, उच्च स्तरीय कौशल, जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से सूचना ढूंढना। अभी तक आप ढूंढ रहे थे, किताबों को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, अभी क्या डायरेक्ट आपने गूगल किया कि आपने पाया कि भैया क्या है मंकी पॉक्स क्या होता है, तुरंत देखा आपने ये हुआ, ठीक है। आप बच्चों को तुरंत देखेंगे और बाकायदा डिस्प्ले बता देंगे कि बेटा देखिए मंकी पॉक्स ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो तमाम चीज़ों के बारे में क्या है, इससे हेल्प मिलती है स्कूल नेट से। फाइनेंस की बात आ रही है कि वित्त से रिलेटेड क्या क्या बात होती है, तो सर्व शिक्षा अभियान में हम ऑलरेडी इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि किस तरीके से बाकायदा वित्त का विभाजन किया जाएगा। तो पहले जो पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 85 और 15 का रेशियो रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में खर्चा 75 और 25 का, और उसके बाद रखा गया कि 50-50 खर्च करेंगे दोनों। और मैंने बताया भी था कि शिक्षा कैसा है, हमारा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से मिलकर इन पर अपने अपने कानून बनाती है। राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि वे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को एक परोपकारी धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में क्या कराएं, पंजीकृत कराएं, ठीक है। चलिए, तो ये बात इसके अंदर हो जाती है यहाँ तक, और क्या डाटा मिल रहा है हमें, तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। आई होप वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो बना, लेकिन क्या करें, डाटा है तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखें
और आई होप आपकी सीरीज़ अच्छे से पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। और चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कराने में थोड़ी सेल करिए, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।